नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। और सबसे पहले राजनीति में खबरों का मैनिफेस्टो दिखाऊंगा आपको कि मिडिल ईस्ट चल रहा है। न्यूक्लियर बटन के इर्द गिर्द दुनिया की धड़कनें थमी हुई और आज की लीड स्टोरी वही हो, खलीफा के खेल की बात हो, जिसके आगे इजराइल के ऑपरेशन लॉयन को फेल बताया जा रहा है। इस दावे की हकीकत क्या है और इस दावे को किए जाने की वजह क्या है, मैं आज आपको बताने चाह रहा हूं। आपको दिखाऊंगा मैं खामनेई के खूनी बदले से इजराइल कैसे काम उठा। इजराइल के बंकर नंबर 421 यानी 421 में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश के संभल की वो खबर भी, जहां मजार के बाद अब मस्जिद की मीनारों को शिफ्ट किया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की होगी, बात होगी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की, जिन्होंने हिंदू त्योहार के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। यानी महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये पॉलिटिकल करेक्शन क्या है ये बताऊंगा आपको। फिर बात मिडिल ईस्ट में लौटेंगे, जहां न्यूक्लियर वॉर से जुड़ा खतरा अभी टला नहीं है। और आखिर में दिखाऊंगा आपको ईरान इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान ने अपने घर में कैसे किरकिरी करा दी। नहीं, पहली खबर, पहली रिपोर्ट आपको जानना चाहिए कि इजराइल के साथ अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ईरान झुका नहीं। ईरान ने हमलों के बीच आज एक बार फिर जोरदार पलटवार किया और इजराइल पर मिसाइल और बम की पूरी ताकत से हमला किया। इजराइल के तल अवीव, इजराइल का हाइफा और कई शहरों में हाहाकार मचा। जब इजराइल पर मिसाइलें गिरी तो इमारतें खंडहर होती गई, गाड़ियां आग के गोले में तब्दील होती हुई दिखाई दी। ईरान ने निकाला तेल, नेतन्याहू का ऑपरेशन लॉयन फेल। खामनेई का खूनी बदला, इजराइल कांप उठा। तल अवीव से हाइफा तक तबाही, ईरान ने ताकत दिखाई। ईरान बोला, दुश्मन ने छिड़ा, अब हम खत्म करेंगे। इजराइल का पलटवार, अब शुरू होगा ऑपरेशन तेहरान। इजराइल का आसमान धुएं से काला पड़ चुका है। सड़कों पर चीख पुकार, भागम भाग और बंकरों में दुबके लोग। तल अवीव, हाइफा, अशदूद, हर तरफ मिसाइलों की बारिश और तबाही का मंजर। खामनेई ने जो कहा वो करके दिखाया। ईरान की मिसाइलें सीधे इजराइल के भीतर आकर गिर रही। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि दुश्मन ने जो दुस्साहस किया अब उसकी सजा भुगतेगा, और सजा ऐसी कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम चौंक गए। तल अवीव में मिसाइल गिरने से बहुमंजिला इमारतें हिल गई। अशदोद में सड़कों पर जलते वाहन, हाइफा में बंकरों की ओर भागते मासूम परिवार। ये युद्ध का लाइव टेलीकास्ट। ये तस्वीर इजराइल के अशदोद, जिसकी वजह से भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार कि सड़क से गुजर रही गाड़ियां जद में आई और मलबा सीधा गाड़ियों पर गिरा। अब जरा अश्कलोन की तस्वीर देखिए। ईरान ने घातक मिसाइल से हमला किया। इजराइल का आयरन डोम रोकने में नाकाम हुआ। आसमान में उठता धुआं इस बात का गवाह कि जो इमारत शिकार हुई वो पूरी तरह से तबाह हुई होगी। हाइफा में ईरान की मिसाइलें कहर बन रही हैं। लोग ईरान के हमले से बचने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं ताकि खुद को और परिवार को बचा सकें। लेकिन आयरन डोम, जो इजराइल की शान बताया जाता था, जो अब तक अभेद्य सुरक्षा कवच कहलाता था, उसे ईरानी मिसाइलें छलनी कर चुकी हैं। तल अवीव और अशकलोन में कम से कम 40% मिसाइलें डायरेक्ट हिट साबित हुई। ईरान ने मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन हमलों से जो निशाना साधा, उससे कई टारगेट तबाह हुए।
ये तस्वीर देखिए और खामनेई के गुस्से का अंदाजा लगाइए। इसमें कंकाल है, उसके माथे पर इजरायली झंडा है और मिसाइलों की बौछार है। तस्वीर को खामनेई ने एक्स पर पोस्ट किया और उसके साथ लिखा कि वो इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला। खामनेई ने लिखा, दुश्मन ने बड़ी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया, उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल रही है। और लिखा, राइट नाउ। लेकिन नेतन्याहू चुप नहीं बैठी। ईरान के हमले के कुछ घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर जवाबी हमला किया। टारगेट था पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जहां ईरान का मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम चलता है। ड्रोन और फाइटर जेट्स ने ईरानी सुरक्षा को धता बताते हुए कई ठिकाने नष्ट किए। जंग का अंत कब होगा किसी को अंदाजा नहीं, क्योंकि खामनेई का बदला अधूरा है और नेतन्याहू का गुस्सा बाकी है। लेकिन इसी बीच परमाणु हथियारों की तिजोरी खुलने की कगार पर है। लेकिन सवाल ये कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो क्या दुनिया तैयार है? अमेरिका ने ईरान पर हमला करके न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करने का दावा तो किया, लेकिन ईरान ने इन हमलों से पहले चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस चेतावनी के साथ सीरिया में अमेरिकी एयरबेस पर हमले शुरू हुए। ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी कि वो अपने स्लीपर सेल भी एक्टिव करेगा जो अमेरिका में आतंकी हमले करने में सक्षम है। तो सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका से बदला लेने की तैयारी पूरी कर चुका है और इस बदले की कीमत अमेरिका कितनी चुकाएगा? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। A stop to the nuclear threat. अमेरिका से बदला लेगा ईरान, सीरिया में यूएस बेस पर अटैक शुरू। क्या ईरान ने यूएस में स्लीपर सेल एक्टिव कर दी? अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर साइट तबाह होने के बाद अब ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी है। ईरान इजराइल से तो डायरेक्ट लड़ रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के खिलाफ अब ईरान के स्लीपर सेल भी लड़ेंगे जो अमेरिका में आतंकी हमले करेंगे, क्योंकि ईरान को शक था कि इजराइल से जंग हुई तो अमेरिका बीच में जरूर आएगा, क्योंकि इजराइल अकेले ईरान को मात नहीं दे पाएगा, बल्कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाएंगी। इसी वजह से ईरान ने G7 की बैठक में अमेरिका को संदेश पहुंचा दिया था कि अगर ट्रंप ईरान पर अटैक करते हैं तो वो अमेरिका में अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर देगी। अगर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर लगातार हमला करेगा तो ईरान अमेरिका में स्लीपर सेल एक्टिव करेगा, जिससे आतंकवादी हमले कराए जा सकेंगे। ये मैसेज पिछले हफ्ते कनाडा में G7 एक मध्यस्थ के जरिए ट्रंप तक पहुंचा, जहां से ट्रंप 16 जून को दिल्ली चले गए थे, जिसमें 2 अमेरिकी अधिकारी और एक व्यक्ति शामिल हैं जिसे इस खतरे की जानकारी। धमकियों चेतावनियों के बीच सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले किए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट से बताया गया कि सीरिया से हसाका में अमेरिकी बेस पर सैन्य अड्डे पर मोर्टार हमला किया गया। G7 में ही ईरान ने अमेरिका को इनडायरेक्ट मैसेज दिया, लेकिन न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद तुर्की पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन हमलों के खतरनाक प्रभावों के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि युद्ध के अनुवाद में अराजक अमेरिका प्रशासन का ये हमला अमेरिका में खतरनाक और दूरगामी प्रभाव डालेगा, जिसके लिए जिम्मेदार ट्रंप प्रशासन होगा। ईरानी विदेश मंत्री की इस चेतावनी के बाद कयास ये कि ईरान सपोर्टर आतंकी संगठन अब अमेरिका में हमले कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ ही हूती, हमास और हिजबुल्लाह ने भी पहले ही अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर इजराइल के अलावा कोई भी जंग में आता है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो खलीफा के लड़ाकों ने जबरदस्त पलटवार किया और अपनी घातक मिसाइलों से ईरान ने इजराइल में बर्बादी का बारूद बरसा दिया, जिससे तल अवीव और तल अवीव के साथ साथ इजराइल के कई शहरों में हाहाकार मच गया। जंगी माहौल के बीच जी न्यूज की टीम इजराइल के तेल अवीव में मौजूद है। यहां हमारे कैमरे पर बर्बादी की तस्वीरें कैद हुई। आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम कर रहे हैं, कैसे एक सायरन के बजते ही बंकरों में जा रहे हैं, सीधा वॉर जोन से हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट दिखाता हूं।
जिस फ्लोर पे मैं था वहाँ से तकरीबन 2 फ्लोर नीचे मैं इस वक्त आया हूँ और यहाँ पर ये पूरे के पूरे इंतज़ाम देखिए, ये ऑक्सीजन के लिए इस इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। ईरान का मिसाइल प्रहार, इजराइल में तबाही लगातार। ईरान अपने सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर से लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। ये हमले इतने सटीक हैं जो इजराइल में रोजाना तबाही मचा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम हुए नाकाम, आईडीएफ का क्या है प्लान? अपने डिफेंस सिस्टम पर इतराने वाले इजराइल को ये समझ नहीं पा रहा है कि ईरान से इतनी मिसाइलें आ कहां से रही हैं। वो लगातार इस डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव जैसे शहरों को लगातार निशाना बना रही हैं मिसाइलें। सायरन से हमले का ऐलान, बंकर में बचेगी जान। और ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, इसके बाद जो मूवमेंट यहाँ पर है लोगों की, वो बढ़ गई है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाना तेज कर दिया है। रिहायशी इलाकों को टारगेट करके ये मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, जहां बारूद से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। जी न्यूज की टीम भी उस जगह गई जहां ईरान की मिसाइलों से भारी तबाही हुई है। इजराइल पर जहां जहां हमला हो रहा है, जी न्यूज़ वहां पर पहुंच रहा है और वहां पर तबाही की जो पूरी तस्वीर है वो आपको दिखा रहा है। आगे मैं यहां पर बढ़ता हूं, आपको एक और नेस्जोना जो एक शहर है तेल अवीव से तकरीबन 40 किलोमीटर पूरा ये दूर शहर है और यहां पर हम पहुंचे हैं। यहां पर जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं आपको कि ये पूरा जो मिसाइल था, जो रॉकेट था, वो इसी जगह आकर गिरा था। ईरान के निशाने पर खास तौर पर इजराइल का यरूशलेम और तेल अवीव शहर है, जहां ईरान का मिसाइल अटैक बढ़ चुका है। तेल अवीव में रात के बाद दिन के वक्त भी मिसाइल अटैक हुआ, जिस पर वहां हमले का सायरन बज उठा। लगातार यहाँ पर जो सायरन की आवाजें आ रही थी, अभी भी सायरन की आवाजें रुक रुक के आ रही हैं और अभी आसमान में यहाँ पर हमने जो तस्वीरें देखी उसमें हमें एक रॉकेट नुमा चीज दिखाई दी जो आसमान में सीधा ऊपर की तरफ गई और उसके बाद वो गायब हो गई। इससे ठीक कुछ घंटे पहले भी इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें दिखाई दी थी, जिन्हें आईडीएफ ने हवा में ही नाकाम करने का दावा किया है। जेरूसलम और तेल अवीव ये बड़े शहर और इनको ही टारगेट किया गया था और यहाँ पर सुबह सायरन जरूर बजा था, लेकिन आईडीएफ इस बात को कह रहा है कि कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है और इम्पैक्ट नहीं हुआ है उसी का असर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ के इलाकों पे, यहाँ की सड़कों पर अगर आप देखें तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। ईरान के हमले के बाद कुछ लोग सड़कों पर बेखौफ निकले, जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत के दौरान अपनी सेना पर भरोसा जताया। I was so scared. This is boom, boom, and we sit in the safe zone, shaking. इजराइल में ईरानी हमले से बचने के लिए बड़ी तादाद में बंकर बनाए गए हैं, जहां लोगों के रहने से लेकर उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनमें से एक बंकर नंबर 421 में जी न्यूज की टीम भी पहुंची। फिलहाल एक बंकर में आपको लेके चलूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है पब्लिक शेल्टर नंबर 421। ये 1994 ये जो लिखा हुआ है ये एस्टैब्लिशमेंट शायद हो सकता है यहाँ का। ये फायर फाइटिंग सिस्टम इसलिए ताकि अगर बंकर के अंदर भी हालात आग के जैसे पैदा हो जाते हैं तो उसको इस फायर फाइटिंग सिस्टम से कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरे बंकरों की तरह इस बंकर को भी जमीन से कई फीट नीचे बनाया गया है ताकि मिसाइल अटैक होने पर भी लोग वहां सुरक्षित रह सकें। जब सायरन की आवाज बजती है तो लोग बंकरों की तरफ भागते हैं। बंकरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बंकर इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर किसी भी तरह का इस पे हमला होता है तो नुकसान नहीं होगा। जिस बंकर में जी न्यूज की टीम पहुंची उस बंकर नंबर 421 को साल 1994 में बनाया गया था। इस बंकर का दरवाजा काफी मोटी परत का था। एंट्री पॉइंट पर टॉयलेट और फायर सेफ्टी सिस्टम लगा था। बंकर को 2-3 मंजिला गहराई में कई फीट नीचे बनाया गया है, जिसमें रहने वाले लोग किसी भी मिसाइल अटैक से बच सकते हैं। बंकर के अंदर बिजली, पानी के साथ ऑक्सीजन के लिए मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही करीब 200 लोगों के रहने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। अमेरिका की जंग में एंट्री के बाद से ईरान का खून इस कदर खौल रहा है कि इजराइल से उसका युद्ध अब और भी भीषण हो गया है, जिसकी भयानक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
जी मीडिया के लिए इजराइल के तेल अवीव से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच ईरानी वायुसेना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि ड्रोन हमला हमने नाकाम किया है। आईडीएफ ने के 130 ड्रोन को मार गिराया गया। इजराइल के बड़े हमले को ईरान ने नाकाम किया। और इस युद्ध के शुरुआती दौर में जब ये आशंकाएं जताई जा रही थी, जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल बहुत भारी पड़ सकता है ईरान के ऊपर, ईरान ने 3 दिनों के बाद रिएक्टिव होना शुरू किया। और अब अग्रेसिव मोड में ईरान न सिर्फ आईडीएफ के हर हमले को रोक रहा है, बल्कि इजराइल के कई शहरों को दहला भी रहा। ईरान ने इजराइल में आज फिर जबरदस्त हमले किए हैं। ईरान के आसमान में मिसाइलों को, ईरान की मिसाइलों को इजराइल के आसमान में कई बार देखा गया, लेकिन आईडीएफ ने उन मिसाइलों को हवा में नाकाम किया। आज बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन उसको बचा लिया गया। जी न्यूज इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और तेल अवीव से मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, जरा बताइए कि करंट सिचुएशन, मौजूदा हालात क्या है वहां पर? आज भी कोशिश जरूर हुई ईरान की तरफ से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की, लेकिन आज वो नाकामयाब रहे। आज पूरी तरीके से उसके बाद दोपहर में भी, अब से तकरीबन 1 घंटे पहले मैं बताऊं, 1 घंटे पहले जो यहाँ का एक 40 किलोमीटर दूर जो तेल अवीव का एक शहर पड़ता है, वहाँ पर भी उस वक्त अलार्म बजा था। और अलार्म बजने के बाद जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव था। हमने खुद देखा कि कैसे मिसाइल आई और मिसाइल आने के बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम ने उसको गिराया, उसको गन डाउन किया गया है। यानी जो शुरुआत से, सुबह से ही आज, हालांकि कल के मुकाबले अगर हम बात करें तो आज तेल अवीव में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आउटर स्कर्ट्स में कुछ जगहों पर कोशिश ज़रूर हुई थी, जिसको डिफेंस सिस्टम्स ने यहाँ पे नाकाम कर दिया। और इस बीच अलार्म, SOPs जो यहाँ पे जारी है, सुबह जो हमने देखा था कि जैसे ही अलार्म बजा लोग घरों में चले गए। दोपहर में भी जब हमने देखा कि अलार्म बजा तो लोग जो यहाँ पे बेसमेंट बनाए गए हैं, बंकर्स बनाए गए हैं, वहाँ चले गए, वहाँ छुपा वहाँ लोग जाके छुपे। और उसके बाद जैसे ही 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब स्थिति सब कुछ नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई, उसके बाद लोग घरों से बाहर निकले। ग्राउंड जीरो की बात मैं करूं तो आज की स्थिति कल के मुकाबले नुकसान आज कम है। और इसी वजह से, अलर्ट के वजह से यहाँ पे जो घरों पे तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो किसी भी इंसानों के हताहत होने की खबर अब तक फिलहाल यहाँ पर नहीं आई है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश, अपना ख्याल आप रखिएगा। उत्तर प्रदेश के एक शहर आपको ले चलता हूँ जहां फिर अफरा तफरी का माहौल। शहर है उत्तर प्रदेश का संभल। बुलडोजर वॉर से वहां अफरा तफरी का माहौल है। संभल में मुस्लिम समाज अवैध मजार और मस्जिद की मीनार को शिफ्ट करने की कवायद में, ताकि बुलडोजर के एक्शन से पहले वो खुद ही कोई एक्शन लें। उसकी तस्वीरें में दिखाता हूं। संभल में अवैध मस्जिद और मजारों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, मगर संभल के मुसलमानों का मोह इन अवैध निर्माण से खत्म नहीं हो रहा। लिहाजा मजारों और मस्जिदों की मीनार को बचाने के लिए शिफ्टिंग प्रोसेस जारी है। पिछले हफ्ते संभल की एक मजार को शिफ्ट कराया गया और अब रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद की मीनार को सही सलामत बचाने की कवायद की जा रही है। दरअसल संभल जिले की चंदौसी की रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद नगर पालिका की जमीन पर बनी थी, जिसे प्रशासन ने हटाने का फैसला किया। मगर जब बुलडोजर पहुंचा तो मस्जिद कमेटी ने खुद ही इसे तोड़ने का फैसला किया और हथौड़े लेकर मस्जिद की छत पर चढ़ गए। लेकिन मस्जिद ध्वस्त करने के दौरान बीच में 40 फीट की मीनार आ गई, जिसे सुरक्षित निकालना मस्जिद कमेटी के लिए चुनौती बन गया। रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद की इंजानिया कमेटी की पहल पर पिछले 4 दिन से मस्जिद को गिराए जाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन मस्जिद की 50 फीट ऊंची मीनार के चलते कल भी काम रोका गया था और आज भी काम रोका गया है। जैसा कि मस्जिद इंजानिया कमेटी का कहना है कि इन्होंने कुछ विशेष एक्सपर्ट लोगों को बुलाया है जो कि मीनार को गिराए जाने का काम करेंगे। आखिरकार रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद कमेटी ने मीनार को शिफ्ट करने के लिए वही तरीका अपनाया जो पिछले दिनों याकूब शाह अली की मजार बचाने के लिए किया गया था। जिस तरह से चंदौसी में मजार शिफ्ट की गई, उसी तर्ज पर रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद की मीनार शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके लिए संभल प्रशासन ने भी कुछ दिनों की मोहलत दे दी। काम शुरू हो जाएगा।
मस्जिद की मीनार शिफ्ट करने के लिए इंजीनियर्स को बुलाया गया, जिन्होंने मजदूरों की मदद से मीनार पर बांस बल्ली का सपोर्ट लगाया और फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग शुरू की। मस्जिद की मीनार सुरक्षित हटने से संभल के मुसलमान राहत की सांस ले रहे हैं। मगर सवाल है कि आखिर संभल के भाईजान कितनी मजार और मीनार बचाएंगे और पुलिस प्रशासन कब तक मियाद बढ़ाता रहेगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर 3 अवैध मस्जिद और मजार बुलडोजर की जद में आ चुके हैं, जिन्हें या तो जमींदोज किया गया या फिर कहीं और शिफ्ट कराया जा रहा है। मगर संभल में जिस रफ्तार से अवैध धार्मिक इमारतों की लिस्ट निकल रही है, ये सिलसिला फिलहाल रुकता नजर नहीं आ रहा। संभल से जी मीडिया के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। और अब बात महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी। एक बार फिर अबू आजमी ने बयान दिया और एक बार फिर अबू आजमी के बयान पर विवाद खड़ा हुआ। बयान दिया सोलापुर, निशाने पर थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अबू आजमी ने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि हिंदू त्योहारों का मुसलमान विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करते हैं। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे। सड़क चलने के लिए होती है। हिंदू त्योहार आजमी का वार। तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया। नमाज का नाम योगी पर भड़के भाईजान। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में पंढरपुर वारी यात्रा के बहाने हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान दिया है, जिसमें वो निशाने पर आ गए हैं। एक दिन पहले अबू आजमी ने आरोप लगाया कि वारी यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी जाम लगता है, लेकिन मुसलमानों ने कभी हिंदू त्योहारों पर सवाल नहीं उठाए, जबकि यूपी में सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करते हैं। अबू आजमी ने महाराष्ट्र से नमाज के बहाने यूपी के सीएम योगी को घेरने के साथ ही हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान दिया, तो उनका जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद वो अपनी सफाई पेश करते नजर आए। कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। हम अपने हिंदू भाइयों को इस में धूप में खड़े हैं, अगर वो गणपति में जा रहे हैं, नवरात्रि में जा रहे हैं और कहीं भी कुछ ऐसा फंक्शन का, हम उनको शरबत पिलाना। ईरान और इजराइल की जंग में जब से अमेरिका ने सीधी एंट्री ली है, मिडिल ईस्ट पर खतरा बढ़ चुका है। परमाणु तबाही का डर फिर सिर उठा रहा है और अमेरिका ने ईरान की तीन न्यूक्लियर साइट तबाह की ताकि उसके न्यूक्लियर भंडार को बर्बाद किया जा सके और ईरान न्यूक्लियर बम ना बना पाए। लेकिन अब जो खबर सामने, वो खबर ये कि अमेरिका की नींद उड़ी हुई। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ कि जिस यूरेनियम के ठिकाने पर अमेरिका ने अटैक किया, वहां से ईरान ने हमले से पहले ही यूरेनियम हटा लिया। अमेरिका ने अटैक किया, ईरान ने चकमा दे दिया। क्या अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर फेल हो गया? ईरान में मौजूद 400 किलो यूरेनियम की मिस्ट्री क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया
ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट फोर्डो को ध्वस्त कर दिया गया है। 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम गिराया गया, धमाका हुआ, धरती कांपी, लेकिन जो बात सबसे जरूरी थी वो शायद अधूरी रह गई। अमेरिका ने बम गिराए, इजराइल ने ताली बजाई, लेकिन ईरान तो पहले ही निकल गया था। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 बॉम्बर्स की घातक स्ट्राइक के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह मिशन फेल हो गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अब खुद कह रही हैं कि ईरान का यूरेनियम कहां है हमें नहीं पता। रविवार को तड़के अमेरिका ने दुनिया की सबसे घातक युद्ध मशीन भेजी, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। ये कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, ये थे वो स्टील्थ बम्बरसक जो किसी भी रडार पर नहीं आते, जिन्हें देखकर दुश्मन को सिर्फ एक चीज याद आती है, वो है उसका अंत। बॉम्बर्स ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट, नतांज प्लांट, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया। ये तीनों ईरान की सबसे क्रिटिकल साइट्स थी। मिशन था बम गिराना और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को जमींदोज कर देना। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि मिशन ने शायद सिर्फ इमारतें तोड़ी, यूरेनियम को छुआ तक नहीं। ये खुलासा अमेरिका की एजेंसियों ने खुद किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने साफ कहा, हमें नहीं पता कि ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम कहां है। तो क्या ईरान ने 400 किलो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम पहले ही फोर्डो साइट से निकाल लिया था? यानी जिस बम बनाने लायक सामग्री को टारगेट किया जाना था वो हमले से पहले ही गायब हो चुकी थी। अब इस कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा सुनिए। एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जो कथित तौर पर फोर्डो साइट की है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि साइट के ठीक बगल में खड़े हैं 16 बड़े ट्रक। इस सैटेलाइट तस्वीर में फोर्डो साइट का नक्शा है, ट्रकों की लोकेशन है। संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं ट्रकों से ईरान ने बम बनाने वाला यूरेनियम हटा लिया, और वो भी स्ट्राइक से ठीक पहले। हालांकि अभी तक किसी देश ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान ने अपनी सबसे कीमती चीज वक्त रहते बचा ली। अब ट्रंप प्रशासन के सामने 3 बड़े सवाल हैं। क्या उन्होंने ईरान की तैयारी को हल्के में लिया? क्या खुफिया जानकारी लीक हुई? अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम जिंदा है। 400 किलो यूरेनियम की लोकेशन अननोन है। एटॉमिक एजेंसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यह है कि सिर्फ एक बम काफी होता है एक शहर को राख में बदलने के लिए, और यहाँ बात 400 किलो यूरेनियम की हो रही है। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट अब और अस्थिर हो गया है और परमाणु तबाही का डर फिर से सिर उठाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान का यूरेनियम कहां है, ये बड़ा सवाल है। ये जानना ये भी जरूरी है कि आखिर यूरेनियम है क्या, यूरेनियम कितना घातक होता है, यूरेनियम का ही इस्तेमाल क्यों होता है, और दुनिया की सबसे खतरनाक धातु यूरेनियम को क्यों कहा जाता है। तो जरा जानिए यूरेनियम के बारे में पूरी जानकारी। यूरेनियम रेडियोएक्टिव धातु है जो परमाणु पावर का सोर्स होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु बम या हाई फ्रिक्वेंसी के गोला बारूद में किया जाता है। यूरेनियम धातु न्यूक्लियर बम के लिए बहुत जरूरी है, बिना इसके एटम बम नहीं बन सकता। अटैक के बाद भारी तबाही होती है, लंबी दूरी तक रेडिएशन का खतरा रहता है और जोखिम है विनाशकारी विस्फोट, कैंसर का खतरा रेडिएशन से, और पीढ़ियों तक रेडिएशन का असर होता है। जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनको शारीरिक तौर पर कई चैलेंजेस उनके सामने होते हैं। इसी बीच बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। ईरान में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, लेकिन हमला किसने किया है ये जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीरिया के पश्चिमी हसाका प्रांत के इलाके में स्थित है अमेरिकी सैन्य अड्डा, और उस अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है अमेरिकी बेस पर ये हमला किया गया। सीरिया के पश्चिमी हसाका प्रांत में जो अमेरिकी बेस था वहां पर यह हमला किया गया। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट जल रहा है। सबसे खतरनाक चिंगारी ईरान है। अमेरिका और इजराइल के एक के बाद एक हमलों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अब ईरान के भीतर भी कुछ खेल चल रहा है। आयतुल्ला अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो एक सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं, और खबर तो ये खामनेई का अपने आखिरी पत्ता खेल चुके हैं। तो क्या
ईरान के अंदर एक नई इस्लामिक क्रांति जन्म लेने वाली है? इस रिपोर्ट में देखिए। तेहरान में फाइनल अलार्म, खामेनेई की आखिरी चाल। कौन बनेगा ईरान का अगला बादशाह? जंग के पीछे क्या है ईरान का सीक्रेट प्लान? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को डर है अपनी हत्या का, सत्ता छीनने का, या फिर किसी भरोसेमंद के हाथों धोखा खाने का। और अब एक नई खबर ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। खामेनेई ने अपने बेटे मोज्तबा को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया है। तो सवाल ये, कौन होगा ईरान का अगला बादशाह और क्यों मोज्तबा को किनारे कर दिया गया? मोज्तबा खुद खामेनेई के खून का वारिस, कड़क सोच, सख्त इस्लामी रवैया और आरजीसी का करीबी, फिर भी सत्ता से बाहर रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है, खामेनेई को डर है अगर बेटा आया सत्ता में तो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि सत्ता पर खुद उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। यही वजह है कि खामेनेई ने 3 नामों की सीक्रेट लिस्ट बनाई है। दरअसल खामेनेई की जान पर खतरे और ईरान पर हालिया हमलों के बीच उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इस दौरान उन्हें बंकर में शिफ्ट होने, 3 उत्तराधिकारियों की सीक्रेट लिस्ट तैयार करने जैसी अंडरग्राउंड तैयारियों के सुझाव दिए गए हैं। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने भी आशंका जताई है कि खामेनेई की हत्या हो सकती है। उनके मूवमेंट पर पूरी तरह से पाबंदी है। मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हो रही है और सेना ने राजधानी तेहरान में कोड ब्लैक अलर्ट घोषित किया है। अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां पहले ही दावा कर चुकी हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की उल्टी रणनीति शुरू हो चुकी है। और ईरान पर अटैक के बाद फिर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का संकेत देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार नहीं सुधरी तो बदलाव होकर रहेगा। आज ईरान के सामने जंग 2 मोर्चों पर है। पहला मोर्चा इजराइल के ड्रोन, बॉम्बर्स और मिसाइल है और दूसरा मोर्चा ईरान के भीतर घुसे इजरायली जासूस हैं, जिन्होंने ईरान की नींद हराम की हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खामेनेई सुरक्षित है? क्या कोई ऐसा है जो उनके बहुत करीब होकर भी इजराइल के लिए काम कर रहा है? जंग चल रही है, मिसाइलें उड़ रही हैं, शहर खाक हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरान चुपचाप एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिसकी भनक अब तक किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट की लड़ाई तक नहीं रही। अब इसमें एंट्री 2 वर्ल्ड लीडर्स की हो चुकी है। पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जो बात पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। और अब खबरें ये कि किम जोंग ईरान को अपना एटम बॉम्ब दे सकता है। तो सवाल है कि क्या न्यूक्लियर वॉर का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है? पुतिन किम की एंट्री, क्या न्यूक्लियर वॉर की घंटी बज गई? 400 किलो यूरेनियम गायब और किम से डील की आहट। क्या न्यूक्लियर जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है? एक तरफ इजराइल की जंग, दूसरी तरफ ईरान की हिम्मत, तीसरी तरफ अमेरिका का युद्ध में सीधे उतरना और अब मोर्चे पर पुतिन किम की एंट्री। क्या यह सिर्फ युद्ध है या दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का सिग्नल? नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास करीब 30 से 40 परमाणु बम और जरूरत पड़ी तो ये एटम बम किम जोंग ईरान को उधार भी दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बड़ा दावा किया है
जिसमें इस बात का जिक्र है कि नॉर्थ कोरिया अपना बना बनाया परमाणु बम ईरान को दे सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि कई देश ईरान के साथ खड़े हैं जो परमाणु बम के लिए ईरान का समर्थन कर रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल चाहे जितनी भी परमाणु साइटें उड़ा ले, ईरान अगर चाह ले तो किम से परमाणु बम मांग सकता है। ऐसे में अगर ये सोचा जाए कि दुनिया पर परमाणु बम का खतरा खत्म हो गया है तो ये बड़ी गलती होगी। और संयुक्त राष्ट्र में दिया गया ईरानी प्रतिनिधियों का बयान साफ बता रहा है कि खामेनेई अब झुकेंगे नहीं, बल्कि पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करेंगे और जरूरत पड़ी तो अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। Timing, nature and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too. It will show its dignity, strength and greatness to the world. इतना ही नहीं, चीन ने भी अमेरिका के हमले की निंदा की और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता और उसकी रक्षा के खिलाफ बताया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान के साथ कई देश खड़े हैं। 中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，侵犯伊朗的主权、安全和领土完整，加剧中东紧张局势，严重冲击国际核不扩散体系。国际社会必须主持正义，为推动局势降温、恢复和平稳定做出切实努力。 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन पहले सीधा कहा था, मिडिल ईस्ट की जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है, और अगले ही दिन अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसा दिए। इसी बीच बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बयान दिया है, कहा कि हम ईरान का समर्थन करते हैं। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये तुर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं। इजराइल के हमलों को रोकने की कोशिश लगातार जारी है और ईरान पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। इजराइल ईरान की जंग के बीच पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी है। पहले पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का समर्थन किया, अब ट्रंप को दिया समर्थन वापस लेने की बात चल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब मुनीर और शहबाज सरकार का विरोध करते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर। ईरान के समर्थन में पाकिस्तानी मौलाना, पाकिस्तानी मौलवी तकरीरें दे रहे हैं, मजहब के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं और पाकिस्तान सरकार पर ईरान के साथ जंग में उतरने का प्रेशर बना। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ट्रंप के लिए नोबेल की मांग, भड़की पाकिस्तानी आवाम। पाकिस्तान सरकार अमेरिका के साथ, मजहबी आवाम ईरान के साथ। ईरान पर हमले के 2 दिन पहले फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार ने ट्रंप और अमेरिका की जमकर तारीफ ही नहीं की, ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग भी कर दी और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन मुल्ला मुनीर का यह दांव उल्टा पड़ गया। अमेरिका ने 1 दिन बाद ही ईरान पर बड़ा हमला करके उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तानी आवाम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानी आवाम मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार पर भड़क गई है। बड़ी संख्या में मुल्ला मौलवी और मौलानाओं के ऐलान पर पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं।
इसराइल और अमेरिका के लिए मौत मांगी जा रही है। मजहब के नाम पर ईरान की मदद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, भड़काऊ तकरीरों के जरिए लोगों से इसराइल के खिलाफ जंग में उतरने की मांग की जा रही है। मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ईरान और फलस्तीन के साथ यकजहती करने के लिए आवाम निकली हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो कारसराइयाँ हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस तरह को क्या तस्लीम कर सकती है। नोबल प्राइज़ पर उन्होंने ये बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाएंगे, और आज नाज़रीन किराम अवाम हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आपके सामने सरापा एहतजाज नजर आएगी। जो खामनेई साहब है उनकी तस्वीर पकड़े हुए अवाम यहाँ पर मौजूद है। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।